जी, तो रिहैबिलिटेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिहैबिलिटेशन की जब भी बात आती है, जैसे हमारे एक दर्शक का अभी जब पटना ज़िले से जो फ़ोन था, डॉक्टर यू सिंह आपने कहा कि वहाँ रिहैबिलिटेशन के डिपार्टमेंट में जाए। लोगों को अमूमन हमने जैसे अभी इस रिपोर्ट में भी देखा, रिहैबिलिटेशन के बारे में भी जानकारी बहुत कम है। जी हाँ, तो थोड़ा सा ज़रा हमें बताएं कि रिहैबिलिटेशन से किस किस तरह की विकलांगता में आप रिहैबिलिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने आते हैं। देखने में ये कहें कि रिहैबिलिटेशन किसी भी पुरानी बीमारी या जिसके ऊपर शरीर के ऊपर किसी का प्रभाव पड़ गया हो, जो काम करना कम कर दिया हो, तो उसमें काम आता है। चाहे वो आँखों से ना दिख रहा हो तो उसको सिखाया जा सकता है कि किस तरह से ब्रेल से पढ़ लें, या यदि कम नज़र हो तो किस तरह से अक्षरों को बढ़ा करके भी दिखाया जा सकता है। सुना नहीं जाए, हल्की फुल्की सुनने में कमी हो तो हियरिंग एड लगा के उसको सुनना अच्छा कर सकते हैं। यदि उसका बोलना नहीं हो तो किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हाथ की लैंग्वेज से, कुछ लिख के या इशारों के साथ में बता सकते हैं। यदि किसी का हाथ पैर नहीं चल रहा हो, किसी का कट गया है तो आर्टिफिशियल लिम्ब लगा दें, कमज़ोर है तो कैलिपर लगा दें और बैसाखियों के सहारे उनको चलाने की बताएं। यदि बहुत ज़्यादा ऊपर से जैसे शरीर कमज़ोर हो जाए, व्हीलचेयर के ऊपर बिठा के इधर चला दें। एक तो हो गई मोबिलिटी की बात, सिखाने की बात। उसके बाद अपने शरीर का जो बाकी का हिस्सा बचा है उसको हम किस तरह से काम में ला सकें, जो हमारा बेसिक कर्तव्य है, खाना कमाना, घर वालों का ध्यान देना, अपनी ज़िंदगी चलाना। उसके लिए जो शरीर का बचा हुआ हिस्सा है उसको सही इस्तेमाल करके, सही ट्रेनिंग लेके उस तरह का काम कर लें कि उससे हो पाए। कितने बड़े वैज्ञानिक विद्वान स्टीफन हॉकिंग हमें याद आते हैं। जी हाँ, और कितना योगदान है उनका व्हील चेयर पर, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। जी। एक बार ये कहा जाता है कि यदि गर्दन से कट नहीं, आई मीन टू से, यदि पैरालिसिस हो गया, सिर्फ बात कर सकता है, तो बात करने वाले भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे इस प्रोग्राम में भी आके आपके जैसे बात करें तो वो भी कर सकते हैं। जी पूनम जी, डिसेबिलिटी को जब हमने समझा तो दो तरह की बातें सामने आई। एक वो जो व्यक्ति जन्म से ही इस तरह की स्थिति में है, और दूसरा वो कि अभी तक नॉर्मल चल रहा था, दुर्घटना हुई और अचानक मान लीजिए 25 साल 26 साल तक वो सामान्य जीवन जी रहा था और अचानक बदलाव आ गया। जो ये दूसरी स्थिति है कि अभी तक नॉर्मल लाइफ थी और सडन चेंज हो गया, अचानक से पता चला कि कोई हाथ पैर या कोई अंग खराब हो गया या कट गया है। ऐसे में एज अ सोशल वर्कर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है उस व्यक्ति को ये समझाना कि अब वाकई ये स्थिति है, इसे एक्सेप्ट करना है और अब इससे आगे या इससे बेहतर करना है। जी, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहना आसान है कि अब आपकी सारी ज़िंदगी व्हील चेयर के ऊपर है, या आप सामान्य व्यक्ति के तरह खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। इट इज़ वेरी इजी टू से, लेकिन जिसके ऊपर ये बात आती है, आई थिंक उसके लिए बहुत ही मुश्किल है इस स्थिति से उबरना। तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मदद करती है उस स्थिति से उबरने के लिए, और ग्रेजुअली उसको ये समझाना पड़ता है, क्योंकि मरीज़ में, विकलांग व्यक्ति में और उसके परिवार के सदस्यों में ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आता कि अब हमारा बच्चा या अब हमारा बेटा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर है। तो काउंसलिंग मदद करती है इन चीज़ों में। जी, आज हम टोटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के बारे में, कारण क्या होते हैं और किस तरह की होती है विकलांगता, ये हम जान चुके हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, सरकार की ओर से कौन सी स्कीम्स मौजूद हैं, ये भी जानेंगे इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका एक बार फिर स्वागत। विकलांगता यानी डिसेबिलिटी, इस विषय पर आज हो रही है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर यू सिंह, दुर्घटना के बाद क्या होता है ये तो हमने जाना पूनम जी से, और जो पहली कंडीशन है, जब बच्चा किसी विकलांगता के साथ पैदा हुआ, माता पिता को बच्चे के आने की खुशी है, लेकिन उसके भविष्य को सोचकर, उसके जीवन के बारे में सोच के बहुत सी चिंता और बहुत सा डर। किस तरह की स्थिति होती है ये? मैं सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास हाल ही में किसी पेरेंट ने चिट्ठी डाली कि हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, अभी तक बिस्तर से करवट भी नहीं ले सकता है, हमने बहुत ट्राई किया, रिहैबिलिटेशन अभी कुछ नहीं हो पाया। सबसे एक्सट्रीम केस सेरेब्रल पाल्सी का था। उन्होंने कहा क्या हम बच्चे के ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं किसी और व्यक्ति को, हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। सेम सिचुएशन एक दूसरे माँ बाप की थी जिसमें बच्चा पैदा हुआ इसी ही तरह का था। तो हमने कहा कि आपको ये मालूम है कि ये हो सकता है ज़िंदगी भर इसी तरह से रहे,
तो उन्होंने कहा भगवान ने हमें सेवा लगाई है, उन्होंने हमें काबिल समझा कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, ये भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो ये भावना सबसे ज़रूरी है जो दूसरों को प्रेरित करती है कि चाहे विकलांगता हो, हर तरह से भगवान ने बनाए हैं शरीर, कोई चलता है कोई नहीं चलता है, कोई इस तरह की शक्ल है कोई उस तरह की है, तो भगवान का रूप लेके हम और कुल मिलाकर अपना एटीट्यूड है कि किस तरह की समस्या आ रही है और आप उसको किस तरह से लेते हैं। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर कोठारी, आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर विकलांगता है तो व्यक्ति को किस तरह की मदद और सहायता सरकारी कानून और जो भी हमारे प्रावधान हैं उनमें मिलती है, और परिवार को भी, क्योंकि जैसा डॉक्टर यू सिंह अभी बता रहे थे कि सेवा का भाव है, सब कुछ है, लेकिन क्या सरकार से उस परिवार को भी किसी तरह की कोई सहायता या मदद है? सरकार की तरफ से कई एक स्कीम्स चलाई जाती हैं जिसके तहत बच्चे को पहले तो एजुकेशन में सहायता मिलती है, उसको इसमें एम्प्लॉयमेंट में सहायता मिलती है। किस तरह की सहायता है? एम्प्लॉयमेंट में पहली बात तो उनको रिजर्वेशन है, 3% रिजर्वेशन है। अच्छा। और उसके बाद उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर वो काम नहीं कर सकता, कोई अर्निंग नहीं कर सकता, तो उसको ये मिलता है, पेंशन मिलती है। अच्छा। और आर्थिक सहायता भी मिलती है। अच्छा। और विविध तरह के जो अंग हैं वो भी दिए जाते हैं, जो सुनने के और आँख के ऑपरेशंस हैं, सुनने के विविध तरह के उपकरण हैं, वो भी सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। जी। इस तरह से अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। इसके लिए पहले तो उस व्यक्ति को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है डॉक्टर से। डॉक्टर से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलना जरूरी है, उसके ऊपर ही उसके ये सारे फ़ायदे मिलते हैं उनको। ट्रांसपोर्टेशन में, बस में, रेल में, प्लेन में, इसमें भी कंसेशन मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं इन लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन उन लोगों को कई बार जानकारी नहीं होती। तो जानकारी के लिए उनको जो जानकार सोशल वर्कर्स हैं या जो NGO इसमें कार्यरत हैं, उनसे मिलना, उनसे जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि इन अवेलेबल ये जो मौजूद है इनके लिए सहायता की प्रावधान, उनका पूरी तरह से फायदा उठा सकें। जी, आपने जिक्र किया कि एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, जिला अस्पताल में उपलब्ध होता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया क्या है? कोई, अब बहुत से लोगों को, और खासकर शारीरिक विकलांगता में तो लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन मानसिक विकलांगता में शायद लोग पीछे रह जाते होंगे, ऐसा हमें लगता है। सच्चाई क्या है ये भी आप ही हमें बताएं। जी जी, कुछ जिला अस्पतालों में दिक्कत तो होती है, लेकिन ऐसा है, अगर हम नहीं, किस तरह मिलता है वो सर्टिफिकेट, क्या पूरी प्रक्रिया क्या है, ज़रा समझा दें हमें। उसके लिए आप जाके जिला अस्पताल में उन्हें एप्लीकेशन देना होती है, और एप्लीकेशन के बाद में जिला अस्पताल में जो चीफ होंगे, जो इंचार्ज होंगे, उनका ऑफिस का कर्तव्य होगा कि वो जो स्पेशलिस्ट है उसके पास भेजेंगे, वहाँ से उसको कैलकुलेट किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट बना के, स्टैंडर्ड प्रोफार्मा है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिला अस्पताल का दिया हुआ सर्टिफिकेट पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया, ये वैलिड होता है और इसके ऊपर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जी, इनके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, डॉक्टर यू सिंह आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? तो एक्चुअली इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, एक तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड और अपने रेजिडेंस का प्रूफ, पते का प्रूफ। जी। इसके अलावा पूनम जी, किस तरह से NGOs जो है वो कार्य करती हैं, किस तरह से सहायता करती हैं, और अगर किसी व्यक्ति को जानकारी लेनी है? जी, NGOs का बहुत बड़ा रोल है विकलांगों में अवेयरनेस क्रिएट करने में। वो उन्हें मीडिएटर की तरह बताती हैं कि आप इस जगह पर जाइए, यहाँ आपको ये सुविधा मिलेगी। अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। जी। दूसरा, अगर हम विस्तार से जानें, जैसा कि डॉक्टर कोठारी ने कहा कि 3% रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट में, इसके साथ साथ उनकी अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन है 10 साल की। अगर कोई सामान्य व्यक्ति के अप्लाई करता है और 28 साल है, विकलांग व्यक्ति के लिए वो अपर एज लिमिट 38 साल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर विकलांगता के बाद उसकी प्रमोशन से उसे नहीं मना किया जा सकता, अगर उसकी प्रमोशन ड्यू है, ही कैन नॉट बी डिनाइड, डिमोट नहीं किया जा सकता कि अगर आप विकलांग हो गए हैं, हम आपको छोटे पद पर भेज रहे हैं। ये उसका राइट है कि उसको एट पार, जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है उसी पोस्ट पर वो काम करता रहे। जी। जी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके लिए जो NGO है यानी स्वयंसेवी संगठन है वो बहुत मदद करते हैं,
कभी कभी स्वयंसेवी संगठन ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं और अक्सर लोगों को खुद ढूंढना चाहिए ताकि उनको ये सहायता जो सरकार उपलब्ध करा रही है उन तक पहुंचे। रुड़की से फिलहाल RK शर्मा जी हैं टेलीफोन लाइन पर। शर्मा जी सवाल पूछें। सभी पैनल के डॉक्टरों को नमस्कार। आपको भी हम सबकी ओर से जी। मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर 3 को जी अपने लुम्बर की सर्जरी कराई थी जी जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में जी और तभी से मैं अपनी फिजियोथेरापी करा रहा हूँ जी। खड़ा हो जाता हूँ, वॉकर पकड़ लेता हूँ, चल भी लेता हूँ, लेकिन अगर वॉकर छोड़ दूं तो गिर जाता हूँ। अच्छा। इंडिपेंडेंट नहीं हूँ मैं जी। तो 1 साल हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, 65 साल मेरी उम्र है, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हूँ मैं जी। क्या मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर की हेल्प लेनी है मुझे? जी शर्मा जी। डॉक्टर कोठारी आप बता रहे हैं जी। देखिए, पहले तो देखना पड़ेगा कि आपको जो डिसेबिलिटी हुई है, जो नुकसान हुआ है, तो वो पहले से था या ऑपरेशन के दौरान भी कभी कभार ये नेचुरल प्रोसेस में कुछ डैमेज हो जाता है। और ये नुकसान अगर परमानेंट है तो आपको जो बाकी आपकी क्षमता बची हुई हैं उन क्षमताओं को बढ़ाते हुए और आपको किस तरह से जीवन जीने के लिए गाइडेंस दिया जाए, इसके लिए अगर आप किसी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ प्रॉपर डायग्नोसिस भी हो सकेगा और आपको आगे के लिए मार्गदर्शन भी किया जा सकेगा। आपको ये भी बताया जा सकता है कि आपको क्या आप बिना सहारे के चल सकते हैं या आपको सहारे से चलना ही ज़रूरी होगा, किस तरह का सहारा चाहिए होगा, किस तरह का सहारा आपके लिए सही होगा। इन सब चीज़ों के गाइडेंस के लिए आपको किसी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। अभी जो सुविधाएं जो बात हो रही थी कि कृत्रिम अंग भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, नौकरियों में आरक्षण है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है, क्या परिवारों के लिए भी कुछ किसी तरह का कोई प्रावधान है? डॉक्टर यू सिंह, कुछ है ऐसा? कुछ व्यक्ति जो जैसे मैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट की बात करूं जी, जैसे कोई बच्चा विकलांग है और वो 18 साल के बाद उसको गार्जियनशिप अक्सर नहीं होती, तो जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं 18 साल के बाद अपना देखभाल नहीं कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ी सी एक काफ़ी चिंता होती है मन में कि हमारे बाद बच्चे का कौन ध्यान देगा। तो सरकार ने एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत एक कानून बनाया है जिसमें गार्जियनशिप फॉर लाइफ भी हो सकती है। तो ये एक परिवार की बात हो गई। दूसरी बात है कि विकलांग व्यक्ति के साथ में कुछ टैक्स के बेनिफिट्स हैं। यदि कोई विकलांग व्यक्ति घर में है और उसके को ध्यान दे रहे हैं बाकी लोग, जो ध्यान दे रहे हैं केयर टेकर्स हैं, तो वो टैक्स का बेनिफिट उनको मिल सकता है इनकम टैक्स के ऊपर। अच्छा। पूनम जी, आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगी? क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे संपर्क करे देश भर में, क्योंकि आपके अलावा और भी बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं, तो क्या कोई हेल्पलाइन या वो नेट पर जाए, किस तरीके से, या अस्पताल से ही संपर्क करके पूछे कि कौन काम कर रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में पुनर्स्थापन विभाग होता है, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ मरीज विकलांग व्यक्ति जा सकता है, उसका असेसमेंट होगा, उसको गाइडेंस दी जाएगी वहाँ से और सभी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की साइट पर ये सब बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं। जी। और एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की, एजुकेशन को लेकर भी क्या कुछ फैसिलिटीज मौजूद? जी, एजुकेशन में फ्री एजुकेशन है, इन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, साथ ही साथ यूनिफॉर्म दी जाती है, बुक्स का प्रावधान है, बुक्स दी जाती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जितना मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सरकार ने स्पेशल स्कूल्स बनाए हैं जहां ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं। नॉर्मल स्कूल्स में इंटीग्रेटेड एजुकेशन है और जो बच्चे रेगुलर स्कूल्स में नहीं जा सकते उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन है।